हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2E ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है गरिमा और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 6 की बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये आने वाले चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक ज़रूर होंगे। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे देखें, आपको आने वाले चैप्टर्स आसानी से समझ आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले साउथ अफ्रीका की कहानी पढ़ेंगे। इसको हम लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। रेसेस का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरह के लोग। आपकी आइडेंटिटी किसी दूसरे इंसान की आइडेंटिटी से अलग है। किसी का कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, या और अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जिससे हम एक रेस बनाते हैं। एक रेस क्या होती है? अगर बहुत एक ही तरह के लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक रेस बनाती है। अफ्रीका में वी से कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ब्लैक है, तो वो एक वन रेस बन जाएगी। वाइट पीपल की एक रेस होती है। ठीक है, अब देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में क्या था? वहाँ पे ब्लैक पीपल रहते थे। वाइट पीपल आए जो वहाँ पे सेटल होने के पर्पज से आए थे। इंडियंस वहाँ पे गए एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स। लेबरर्स क्या होते हैं? जो वहाँ पे मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। ट्रेडर्स होते हैं जो आके बिजनेस वगैरह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में चलते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे माया नायडू के बारे में। माया नायडू कौन है? Maya Naidoo, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes. माया नायडू एक बार क्या कर रही थी? वो साउथ अफ्रीका में रहती है, जोहानसबर्ग में, और वो एक बार बॉक्सेस क्लीन करने पे अपनी मदर की हेल्प कर रही थी। She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. There were many pictures of a young schoolboy around 15 years of age. When she asked her mother who the boy was, she told that he was Hector Peterson. माया नायडू जब अपनी मदर के साथ क्लीनिंग का काम कर रही थी तो उसे एक पुराना बॉक्स मिला जिसमें एक स्क्रैप बुक थी जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी और कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स थे। उन पिक्चर्स में एक यंग स्कूल बॉय की फ़ोटो थी जिसकी उम्र 15 साल की थी। तो वो अपनी मदर से क्यूरियसली सवाल पूछती है कि ये आदमी कौन है। तो उसकी मदर बताती है कि उसका नाम है हेक्टर पीटरसन। हेक्टर पीटरसन, अब माया को ये जानने की बहुत इच्छुकता हुई कि हेक्टर पीटरसन कौन था। तो उसकी मदर उसे बताती है, ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस। माया वॉज शॉक्ड वाई शी आस्क्ड। हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्न बाय अपार्थीड लॉज। अपार्थीड का मतलब क्या है? अपार्थीड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। अपार्थीड लॉज में क्या होता था कि जो साउथ अफ्रीका की कंट्री थी ना, उसे अलग अलग रेसेस में डिवाइड कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। उसमें ब्लैक पीपल आते थे, इंडियंस आते थे, वाइट्स आते थे और कलर्ड रेसेस आती थी। ठीक है, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था? अकॉर्डिंग टू द लॉ, दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर, लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज। इस लॉ के अंडर जितनी भी सारी रेसेस थी वो ना आपस में बातचीत कर सकती थी, मिल सकती थी, ना एक दूसरे के आसपास रह सकती थी, और एक दूसरे की कॉमन फैसिलिटीज़ नहीं यूज़ कर सकती थी। मतलब जो चीज़ ब्लैक्स यूज़ कर रहे हैं वो वाइट नहीं यूज़ करेंगे, ना कोई और कलर रेस करेगी। जो वाइट यूज़ कर रहे हैं वो ब्लैक नहीं करेंगे, ना ही वो एक लोकेलिटी में एक साथ रह सकते थे। जैसे हमारे इंडिया में अनटचेबिलिटी का सिस्टम था ना, नीची जाति के लोगों को यूजुअली जो है गाँव के बाहर रखा जाता था और ऊंची जाति के लोगों को अलग रखा जाता था। दोनों एक दूसरे के हाथ से ना कोई चीज़ लेते थे, ना कोई चीज़ देते थे। ठीक है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं रहते थे। आगे, Maya could not believe her ears. Maya's mother sounded angry when she spoke about the life under apartheid. ठीक है, अब उसमें क्या था? जब माया की मदर उसको ये सारी बातें बता रही थी ना, तो वो बहुत गुस्से में बता रही थी और वो चीज़ याद कर रही थी कि अपार्थीड के टाइम पे वहाँ पर साउथ अफ्रीका में क्या क्या हुआ करता था। She told Maya that in those days hospitals were separate and so were the ambulances. An ambulance which was meant for white people would always be well equipped, while one meant for black people was not. There were separate trains and buses. Even the bus stops were different for black and white. अब माया की मदर ने उन्हें ये बताया कि जब अपार्थीड लॉ का सिस्टम चल रहा था साउथ अफ्रीका में, तो हॉस्पिटल्स थे वो भी अलग थे, ब्लैक के लिए और वाइट के लिए। ठीक है, an ambulance which was meant for white people would always be well equipped,
मतलब जो एम्बुलेंसेस वाइट पीपल के लिए थी उसमें सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी उन्हें, और जो ब्लैक्स के पास थी उसमें कुछ ऐसा नहीं था। उनकी ट्रेन्स एंड बसेस भी सेपरेट थी और बस स्टॉप्स भी डिफरेंट थे। ठीक है। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। The best land in the country was reserved for white people, and the non-whites had to live on the worst available land. Thus, blacks and colored people were not considered equal to the whites. अब जो साउथ अफ्रीका कंट्री थी वो तो मेनली ब्लैक्स की कंट्री थी, उन्हीं की कंट्री में उन्हें वोट करने का राइट नहीं दिया हुआ था। जो बेस्ट लैंड था वहाँ का, वहाँ पे वाइट लोगों के लिए रिजर्व करके रखा हुआ था, वहाँ पे वाइट लोग रहते थे, और जो बेकार लैंड था उस पे ब्लैक लोग रहते थे। तो जब ये अपार्थाइड लॉ का सिस्टम था तब ब्लैक और अदर कलर्ड रेसेस को वाइट्स के इक्वल माना नहीं जाता था। वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो। Hector Peterson lived here, and he and his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in school. अब क्या था, जो ब्लैक टाउनशिप थी एक, जिस साउथ वेस्टर्न टाउनशिप थी सोवेटो नाम से, जो हेक्टर पीटरसन था, जो 15 इयर्स का लड़का था जिसकी फ़ोटो माया नायडू ने देखी थी, उसने क्या किया था, एक प्रोटेस्ट ज्वाइन करी थी क्योंकि वो अफ्रीकन्स लैंग्वेज लर्न करना चाहता था। अब ये क्या थी, दिस वॉज द लैंग्वेज विच वाइट स्पोक। अब ये लैंग्वेज जो थी वो वाइट्स बोला करते थे। अब जब वाइट्स के लिए कोई चीज़ बनी है तो वो ब्लैक्स क्यों लेंगे, ब्लैक्स के लिए वो नहीं होती थी, तो इसीलिए हेक्टर पीटरसन ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया। हेक्टर and the other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, that is Zulu. अब क्या होता था, हेक्टर पीटरसन को स्कूल में एक ऐसी लैंग्वेज सीखने के लिए फोर्स किया जाता था जो वो नहीं सीखना चाहते थे, बल्कि वो अपनी खुद की लैंग्वेज जुलू सीखना चाहते थे जो साउथ अफ्रीका में थी। The South African police beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd. One of their bullets killed Hector. दिस वॉज ऑन जून 1976। अब प्रोटेस्ट के टाइम पे क्या हुआ, जो साउथ अफ्रीकन पुलिस थी वो वाइट्स की बात मानती थी क्योंकि वाइट ऑफिशियल्स बहुत बड़े होते थे, उनकी बात मानने पे वो प्रोटेस्टर्स को बहुत बेरहमी से मारा करते थे, और पुलिस जो थी वो जितना भी क्राउड जो प्रोटेस्ट करता था उन पे गोलियां चलाती थी। उन्हीं गोली की वजह से एक गोली जो थी वो हेक्टर पीटरसन को लग गई और वो मर गया। ये कब हुआ, जून 16, 1976 को। ठीक है। An African National Congress, a group of people who led the struggle against the apartheid, and their most well-known leader Nelson Mandela fought the apartheid system for several years. Finally, they succeeded, and in 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. अब साउथ अफ्रीका की जितनी भी कहानी थी जो अभी हमने पढ़ी है उसमें हमें ये पता लगी कि अपार्थाइड का जो सिस्टम था वो एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम था, भेदभाव करता था वो ब्लैक्स में और वाइट्स में। वाइट्स को ऊंची जाति का माना जाता था और ब्लैक और अदर कलर्ड रेसेस को नीच जाति का। तो एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उसमें कुछ लोग थे जिनमें से एक था नेल्सन मंडेला, नाम आप सबने सुना ही हुआ है। नेल्सन मंडेला जो थे वो बहुत बड़े लीडर थे और उन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी अपनी कंट्री में और वो जीते, और उसके बाद 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। अब डेमोक्रेटिक कंट्री हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था क्या होती है, जिसमें वोट करते हैं पीपल द्वारा जो है रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं। ठीक है। अब इस डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हमारी कंट्री जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको कोई भी इंसान बोलता हुआ नहीं दिखेगा कि ये छोटी जाति का है या बड़ी जाति का है, हमें इक्वालिटी मिली हुई है। जो राइट्स ऊंचे घरों के लोगों के पास है वही राइट्स जो हैं छोटे घरों के लोगों के पास है। अब ये फ़र्क नहीं किया जाता कि जो अमीर इंसान है वो वोट कर सकता है, उसे सारी सुविधाएं मिलेंगी, और जो गरीब इंसान है उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब हम इसमें जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास आता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन क्या होती है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस। हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें इलेक्शंस क्यों होते हैं। हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था कि पीपल मेक द डिसीजंस इन अ डेमोक्रेसी। पीपल जो है डिसीजंस लेते हैं डेमोक्रेसी में। अब वो डिसीजंस कैसे लेते हैं, थ्रू वोटिंग इन द इलेक्शंस पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। These representatives take decision on behalf of the
people. In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and the interest of the people. अब देखो क्या होता है, पार्टिसिपेशन की बात हमारे पास आती है. हमने देखा है कि हमारी कंट्री में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं और कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों की गवर्नमेंट है, वही चलाते हैं. कैसे चलाते हैं? उनके सामने कोई एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, उसको वो वोट देते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उन पूरे ग्रुप ऑफ पीपल की एक आवाज़ बनता है. जैसे आप लोग सपोज कर लो कि आपकी एक कम्युनिटी है, उसमें कुछ लोग हैं इकट्ठे, आप उन सब में से एक इंसान को चुन लेते हो कि ये जो है हमारे हकों की बात करेगा और हमारे लिए अच्छे काम करेगा. जैसे एक लोकेलिटी में हमारे लिए सफाई, हमारी लोकेलिटी में सफाई का काम करेगा, सबको इक्वली एजुकेशन का राइट मिलवाएगा, सब साफ़ सुथरी जगह रहेगी. इसके ऊपर एक तो आप लोग सब क्या करोगे, मिलके उसको वोट दोगे. वोट करोगे तो आप उससे क्या उम्मीद रखोगे कि वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, आपके लिए, आपके भले के लिए काम करेगा. तो ये होती है पीपल की पार्टिसिपेशन. आप सब लोगों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया और एक लीडर को खड़ा कर दिया. ठीक है. ऑल द गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जो है एक फिक्स्ड पीरियड के इलेक्ट होती है. इसका मतलब फिक्स्ड पीरियड मतलब कुछ एक टाइम के लिए होती है, उसके बाद दोबारा इलेक्शंस होते हैं और फिर गवर्नमेंट इलेक्ट होती है. इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 years. हमारे यहाँ पे 5 साल है. आप देखना हर 5 साल बाद हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं. इलेक्शंस के टाइम पे हम लोग अपने अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं. ठीक है, अपने अपने पसंद के नेता को हमने वोट दे दिया और उसके बाद जिनके पास बहुत ज़्यादा वोट्स होंगे वो आगे जाके गवर्नमेंट फॉर्म करेगा. प्रेजेंट टाइम पे हमारे इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट चल रही है? पीएम मोदी की गवर्नमेंट, दैट इज़ बीजेपी. ठीक है. Once elected governments can stay in power only for that period. अब 5 साल का जो टाइम है, तो जो 5 साल का टाइम है, गवर्नमेंट जो है सिर्फ इसी टाइम के लिए पावर में रह सकती है. जहां उस गवर्नमेंट के 5 साल ख़त्म हो जाएंगे उनकी पावर भी ख़त्म हो जाएगी. इफ़ दे वॉन्ट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल. अगर वो चाहते हैं कि वो दोबारा पावर में रहे तो उनको वापस री इलेक्ट होना पड़ेगा. तो इसमें अब मेन पावर किसके हाथ में हुई, आप खुद बताओ. जो गवर्नमेंट है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो किस पे डिपेंड है पावर में आने के लिए? हम पे. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके द्वारा इलेक्ट करी गई? वी द पीपल. ठीक है. दिस मूवमेंट व्हेन द पीपल कैन सेंस देयर पावर इन द डेमोक्रेसी. अब हमें इससे पता लग रहा है कि मेन पावर जो है डेमोक्रेसी वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है. इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस. अब अगर हम लोग इलेक्ट नहीं करेंगे लीडर, जैसे मोनार्की होती है, किंग, वो अपनी मर्जी से कितने भी साल के लिए पावर में होता है. उसके पास तो कोई 5 साल की टाइम लिमिट भी नहीं होती. ठीक है. उसमें जो है उनकी जो प्रजा होती है, जो लोग होते हैं वहाँ पे रहने वाले, वो भी नहीं इलेक्ट करते लीडर को. उनका क्या बनता है? किंग्स के उनके आगे बेटे बनते हैं या उनके रिलेशंस में जो होते हैं वो बनते हैं लीडर. उसमें हमारे पास जो है वोट करने का राइट नहीं होता मोनार्की में. ठीक है. और साथ साथ जो है किंग जो है वो कभी भी अपनी प्रजा के लिए अकाउंटेबल नहीं होता. जैसे डेमोक्रेसी में जो है गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी उनको आगे आके जवाब देना पड़ेगा जनता को कि ये डिसीजन उनके लिए कैसे फ़ायदे में रहेगा. वैसे मोनार्की में नहीं होता. ठीक है. अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग. अब हम पढ़ेंगे कि अदर वेज क्या होते हैं पार्टिसिपेशन के. इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years. बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट. अब देखो जो इलेक्शन होते हैं वो तो हर 5 साल बाद आएंगे. अब किसी भी इंसान को 5 साल वेट करना पड़ेगा क्या पार्टिसिपेट करने के लिए? ऐसा नहीं है. पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड. अब देखो जो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट है, आपको देखते हो बहुत सारी पार्टीज़ हैं हमारे यहाँ पे. बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड, बहुत सारी पार्टीज़ हैं हमारे यहाँ पे. अब जो एक पार्टी जो पावर में रहेगी, जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी है इस टाइम पे पावर में, तो उसके ऑपोजिट में कौन सी पार्टी होएगी? कांग्रेस होगी. अदर पार्टीज वो उसकी ऑपोजिशन में होएगी. ठीक है. बीजेपी अगर कुछ अच्छा काम करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? उनकी सराहना करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया. अगर वो कुछ गलत काम कर देगी तो उसको बोलने कौन आएगा? ये पार्टीज़ आएंगी. इन पार्टीज़ के थ्रू हमें क्या पता लगेगा कि वो काम जो गवर्नमेंट ने किया है वो गलत काम किया है.
तो हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट लेते हैं, ये जानते हैं कि सरकार ऐसे क्या क्या काम कर रही है जो हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। ठीक है, अब ऐसा जब वो ऐसा करेगी तो इन 5 साल का उसको वेट नहीं, इन 5 सालों में जब एक सरकार काम कर रही है तो वो ये जान पाएगी कि सरकार ने आपके लिए कितना अच्छा काम किया या कितना बुरा काम किया। तो जब दोबारा इलेक्शंस होंगे, आप ये ध्यान में रखोगे कि जैसे अगर आप अभी मान लो बीजेपी पावर में है, अब आप देखोगे 5 साल तक उसने अच्छा काम किया या नहीं। अगर उसने अच्छा काम किया तो आप फिर से इलेक्शंस में उनको इलेक्ट कर लोगे, वोट दोगे बीजेपी को। अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो तुम किसको वोट दोगे, किसी और पार्टी को वोट दे दोगे। तो ये अदर वेज हैं जिससे जो हमारे लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. They took out the rallies and also organized a signature campaign. The government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase. The government had to change its decisions because it is responsible to the people. इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। अगस्त 2005 में क्या हुआ था, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी बिल की अमाउंट इंक्रीज कर दी थी जो लोगों को देनी थी। तो लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कैसे, रैलीज ऑर्गेनाइज करी और सिग्नेचर कैंपेन, रैलीज सड़कों पे उतर आए अपना विरोध जताने के लिए कि हमें ये चीज़ नहीं पसंद आई है, आप इस डिसीजन को वापस लो। सिग्नेचर कैंपेन ऑर्गेनाइज किया। सिग्नेचर कैंपेन में क्या होता है, लोग एक पेपर पे इस डिसीजन के अगेंस्ट सिग्नेचर्स लेते हैं लोगों से। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि ये कैसा डिसीजन हमने क्यों लिया है और ये आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है, बट लोग नहीं माने। द गवर्नमेंट को फाइनली अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। अब वो क्यों करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है पीपल के लिए। ऐसा क्यों, अगर गवर्नमेंट अपना डिसीजन पे कायम रहती, ना चेंज करती, तो 5 साल बाद इलेक्शंस होने थे। उनको पता था अगर वो नहीं चेंज करेगी 5 साल बाद वोट उनको नहीं मिलेंगे, कोई और पार्टी को मिल जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। There are many ways in which people express their views and make government understand what actions they should take. और भी कुछ तरीके होते हैं जिससे लोग अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं और ये बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि उनको क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए जो उनके लिए और देश के लिए फ़ायदेमंद है। These includes धरनाज, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन्स एक्सेट्रा। इसमें धरना इंक्लूड होती है, लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं कि नहीं ये चीज़ हमें नहीं पसंद, हमें ऐसा चाहिए, हमें ये चीज़ ज़्यादा फ़ायदा करेगी। रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं, सड़कों पे उतर आते हैं और धरनाएं देते हैं, सड़कों पे उतर आते हैं, भाषणबाजी करते हैं। ठीक है, सिग्नेचर कैंपेन मैंने अभी आपको बताया, पेपर पे सिग्नेचर लेते हैं किसी चीज़ के अप्रूवल और डिसअप्रूवल के लिए। थिंग्स दैट आर ऑल्सो अनफेयर एंड एडजस्ट। अब इसमें क्या होता है, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं जिनसे वो गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, ये बहुत ही अनफेयर मीन्स होते हैं। ये एक सही तरीका नहीं है अपनी प्रोटेस्ट को बताने का या ये बताने का कि हम इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। क्यों, क्योंकि अब देखो, आपने देखा होगा जब भी प्रोटेस्ट हो रही होती है तो लोग जो हैं वो सड़कों पे उतर आते हैं, सड़कों पे आते हैं तो फिर उसके बाद वो तोड़फोड़ मचाने लग जाते हैं वहाँ पे। ये सारे जो मीन्स हैं प्रोटेस्ट के, ये काफ़ी अनफेयर मीन्स होते हैं जिनसे लोग सरकार को अपनी बातें बताते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे प्रोटेस्ट के टाइम पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ कर देते हैं, कारों को तोड़ देते हैं, व्हीकल्स जला देते हैं, दुकानों में घुस के तोड़फोड़ करते हैं। तो इससे पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों का ही नुकसान होता है और लोगों के मन में जो इस चीज़ का हिस्सा नहीं होते, एक डर भी बैठ जाता है, एक डिसऑर्गेनाइज सी सोसाइटी बन जाती है और इससे ये मैसेज जाता है कि अगर गवर्नमेंट हमारे डिसीजंस नहीं मानेगी तो हम देश में तोड़फोड़ करनी शुरू कर देंगे। तो एक बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिस है। ठीक है, अब न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन, टीवी ऑल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप न्यूज़ में देखते होंगे कि जो मीडिया होती है वो अलग अलग जगह जाके जहाँ पे कुछ इफेक्ट हुआ होता है या कुछ सही नहीं हो रहा होता लोगों के साथ, वो गवर्नमेंट को बताने की कोशिश करती है कि यहाँ पर ये चीज़ सही नहीं है तो आप इसको ठीक करें। While it is true that a democracy allows people to participate, it also true that not all sections of the people are able to do so. डेमोक्रेसी में हम ये तो मानते हैं कि लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हर तरह के लोग, मतलब सारे लोग इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते।
Another way for people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning. अदर वेज क्या होता है पार्टिसिपेट करने के, सोशल मूवमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं वो. जैसे सोशल मूवमेंट्स में हमारे पास क्या आ जाती हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी हो जाती है. दलित्स हो गए, आदिवासीज हो गए, शेड्यूल कास्ट का अलग ग्रुप बना होता है, शेड्यूल टाइप्स का अलग ग्रुप बना होता है. ये होते हैं हमारे सोशल ग्रुप्स जो सोशल मुद्दों को लेकर गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि हमारे देश में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. विमेन ग्रुप्स बने होते हैं जो विमेंस के खिलाफ इनजस्टिस के लिए बोलते हैं. देखो, members of minority community, Dalits, Adivasis, women and others are often able to participate in this manner. Social groups में social movements कैसे organize होती है, इन तरीके से ये अलग अलग minority community अपने groups बना लेती हैं ताकि वो गवर्नमेंट को बता सके कि हमें क्या चाहिए. If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. अगर हमारे देश के लोग अवेयर होएंगे, उनको जागरूकता होएगी, ये पता होएगा कि देश में क्या हो रहा है, उनके लिए क्या फ़ायदा है, क्या चीज़ सही हो रही है, क्या चीज़ गलत हो रही है, तो उतनी डेमोक्रेसी हमारी जो है वो स्ट्रॉन्गर रहेगी, उतना अच्छे से गवर्नमेंट फंक्शनिंग करेगी, अच्छे से लोगों के लिए काम करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो उन्हें पावर से हटा दिया जाएगा. So the next time we see a rally winding through the streets of our cities, towns and villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it and what they are protesting about. This will help us to give a sense of how government works. तो अगर आपको कभी भी अपने एरिया में दिखेगी कि कोई रैली हो रही है, कोई कुछ प्रोटेस्ट हो रही है, तो आप ये जानने की कोशिश करना कि वो रैली कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, किस चीज़ के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहा है. तो इससे आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्या काम किया है कि उनको सड़कों पर उतरना पड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए उसके खिलाफ. ठीक है. नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. In Maya's story, you read about how the conflicts can lead to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. अब माया की स्टोरी से आपको क्या पता लगा? आपको पता लगा वाइट्स और ब्लैक्स में कितना गैप है. वाइट्स ब्लैक्स को कुछ काम नहीं करने देना चाहते थे, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके बीच में डिफरेंसेस पैदा हुए, दूरियां आई और उसकी वजह से ब्लैक लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा. अब प्रोटेस्ट करना पड़ा तो वाइट्स ने क्या करवाया, उनके ऊपर जो है लाठी चार्ज या फिर शूट करवा दिया. तो वायलेंस हुआ, वायलेंस की वजह से डेथ हुई, जिसमें हेक्टर पीटरसन की भी डेथ हो गई थी. क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही ग्रुप, वाइट पीपल के ग्रुप ने डिसाइड कर लिया पूरी साउथ अफ्रीका की कंट्री के लिए कि ब्लैक लोगों को क्या काम करना है और वाइट लोगों को क्या काम करना है. तो जो ब्लैक चाहते भी होंगे करना, वो भी उनको करने को नहीं मिल रहा था. अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं डिफरेंसेस, मतलब कि आपका व्यू पॉइंट कुछ और है, आप किसी चीज़ को लेके एक चीज़ सोच रहे हैं और दूसरा वो चीज़ नहीं सोच रहा है, तो उससे आपके दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा. कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन द पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डू नॉट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर. कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? जैसे डिफरेंट कल्चर के लोग या रिलीजन्स के या रीजन्स, कोई अलग जगह का या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं. आपका रिलीजन हिंदू है, सपोज अदर इंसान का रिलीजन मुस्लिम है, आप दोनों अगर एक दूसरे से घुलने मिलने की कोशिश नहीं करोगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो आप में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा. ठीक है. और व्हेन समवन अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, जैसे साउथ अफ्रीका में ब्लैक पॉपुलेशन को ये लग रहा था कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्योंकि वाइट जो पॉपुलेशन थी उनको सारी प्रायोरिटी, सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही थी. पीपल में यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस. दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग इन द एरिया. अब क्या हो, जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे तो कुछ लोग जो हैं वो वायलेंट मेजर्स, मतलब लड़ाई झगड़े के थ्रू उस चीज़ को सेटल करने की, उन डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश करेंगे. इससे क्या आएगा, जो बाकी पॉपुलेशन होगी उनमें डर पैदा हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी कंट्री की सिचुएशन को लेके, जैसा साउथ अफ्रीका में हो रहा था. तो गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स. अब गवर्नमेंट का क्या काम है? ये कॉन्फ्लिक्ट्स ना पैदा हो, वायलेंस ना हो और देश में शांति बनी रहे. ठीक है. लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी एंड द रोल द गवर्नमेंट प्लेज इन रिजॉल्विंग देम. हमारे देश में भी कई ऐसी
कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कुछ लोगों में, कुछ एसोसिएशंस में, या फिर कुछ स्टेट्स में, और उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनको दूर करने का। इस बॉक्स को हम पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड लॉज दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। दीज लॉज आर बोथ फॉर द गवर्नमेंट एंड द पीपल। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस हैव टू बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू दीज लॉज। हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें सारे लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस दी हुई हैं। अच्छा, अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगी। सबसे पहला आपको इस बॉक्स में दिख रहा होगा, रीड द स्टोरी अगेन। डू यू थिंक द पुलिस शूटिंग ऑफ हेक्टर कुड बी अवॉइडेड एंड हाउ। आपको पूरी स्टोरी पढ़ के ये मेरे को बताना है कि जो हेक्टर के वायलेंस, उसकी प्रोटेस्ट के खिलाफ जो वायलेंट शूटिंग हुई थी, उस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था या नहीं। आप स्टोरी को पढ़ो और दोबारा अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर बताओ, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आएगा, ये वाला बॉक्स पढ़ेंगे हम। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द बेसिक रूल्स और लॉज दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना बेसिक रूल्स रेगुलेशंस, मतलब गवर्नमेंट ने जो जो रूल्स बनाए ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होती है जिसके अंदर सारे रूल्स लिखे होते हैं जिनको सारों को फॉलो करना होता है। दीज लॉज आर फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड फॉर द पीपल। इसमें लोगों के लिए भी लॉज है और गवर्नमेंट के लिए भी। गवर्नमेंट को लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के भले के लिए क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, इसमें वो सब भी लिखा हुआ है। लोगों को कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए और ना करने पे उनके साथ क्या होगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस हैव टू बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू दीज लॉज। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें जितने भी लॉज वगैरह दिए गए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो इन लॉज के अकॉर्डिंग सेटल डाउन करे जाते हैं। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट का कौन सा पार्ट है जहाँ पे अगर कोई भी रूल या राइट वायोलेट होता है, कुछ भी गलत होता है, तो उसका जस्टिस लेने के लिए बंदे कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं कोर्ट्स में, ठीक है। तो ये जितने भी लॉज हैं इनके बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन से पता करते हैं कि ये वाला लॉ सही था या नहीं, ठीक है। अब हम इसमें आगे क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ सोसाइटी एंड रोल द गवर्नमेंट प्लेज इन रिजॉल्विंग देम। Religious processions and celebrations can sometimes lead to conflicts. Religious processions मतलब कुछ लोग जो हैं अपने धर्म के प्रचार के लिए, या कोई भी जब उनका कोई इवेंट होता है तो उसके लिए वो सेलिब्रेशंस करते हैं, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब आपने देखा होगा जैसे गुरुद्वारे में जब किसी भी गुरु जी का गुरपुर्ब मनाया जाता है तो वो लोग नगर कीर्तन निकालते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कुछ अदर रिलीजन्स को इन चीज़ से प्रॉब्लम हो, जैसे किसी और रिलीजन का कुछ निकल रहा है तो वो लोग जुलूस निकालते हैं। ऐसे प्रोसेशंस और सेलिब्रेशंस कैरी करने का अलग तरीका होता है। जब मुस्लिम्स में जो है वो नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है, तब वो उसके वजह से जो है, जब हमारे पास अलग अलग रिलीजन्स एक जगह रह रहे होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स कभी कभी अराइज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजन बुरा होता है या कोई रिलीजन अच्छा होता है। गवर्नमेंट की नज़रों में सारे रिलीजन्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द रूट अ प्रोसेशन टेक्स में लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसे सपोज कोई जुलूस निकल रहा है या कोई भी रास्ते से सेलिब्रेट करते हुए जा रहे हैं, तो उन्होंने कोई रास्ता चुना है, वो उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि ये रास्ते में से निकलने से ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है, लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया कि इस वजह से जो है लोगों को तकलीफ हो रही है। तो गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली the police, play an important role in getting representatives of the concerned communities to meet and try to arrive at a solution. तो अब अगर कॉन्फ्लिक्ट राइज होएगा तो वो लोग क्या करेंगे, दोनों जो धर्म के लोग हैं वो एक दूसरे से उनके झगड़े हो जाएंगे, ठीक है, वो एक दूसरे को बुरा भला बोलेंगे। तो गवर्नमेंट इसमें क्या काम करेगी, गवर्नमेंट और पुलिस मिलके ऐसे इंतज़ाम करेगी कि वो जो 2 कम्युनिटीज़ हैं जिन रिलीजन्स को आपस में दिक्कत हो रही है वो एक साथ आए और एक सॉल्यूशन पे पहुंचे। एट टाइम्स देयर इज फियर दैट द वायलेंस में इरप्ट with people throwing stones or trying to disrupt the procession. The police is responsible for ensuring that violence does not take place. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब लोग अपने रिलीजन्स को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो कुछ दूसरे रिलीजन्स के लोग जो हैं उस सेलिब्रेशन को ख़राब करने के लिए पत्थरबाजी करते हैं,
ठीक है, वायलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे पुलिस का क्या काम होता है, पुलिस वहाँ पे लगाई जाती है ये देखने के लिए कि वहाँ पे किसी तरह का दंगा ना हो। ठीक है, रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट्स। अब जो रिवर्स होती हैं, हमारी रिवर्स जो है वो एक स्टेट नहीं मल्टीपल स्टेट से पास करती है, कुछ रिवर्स 2-3 स्टेट से पास करती है, तो उनकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कभी कभी लोगों में। ठीक है, अ रिवर मे बिगिन इन वन स्टेट, फ्लो थ्रू दी अनदर एंड एंड अप इन द थर्ड स्टेट। कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज हमारे पास 1, 2, 3 स्टेट्स हैं, रिवर यहाँ से भी पास कर रही है, यहाँ से भी पास कर रही है, यहाँ से भी पास कर रही है। अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि कौन से स्टेट को ज़्यादा पानी मिलेगा, ये कहेंगे मेरे को ज़्यादा चाहिए, ये कहेंगे मेरे को ज़्यादा चाहिए, ये कहेंगे मेरे को ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या आएगा, उन तीनों स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, और उस झगड़े को सॉल्व कौन करेगा, हमारी गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, द शेयरिंग ऑफ द वाटर बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स दैट द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इशू ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा कई बार हमारे इंडिया में हुआ है, अब भी वो इश्यूज चल रहे हैं कि जब एक रिवर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट से पास करती हैं तो उसके पानी को यूज़ करने के लिए उन 2 स्टेट्स के बीच में झगड़े हो जाते हैं। अब उन झगड़े को सॉल्व करने के लिए कौन सामने आता है, गवर्नमेंट सामने आती है। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे जो डिस्प्यूट आया था। For example, you may have heard about the Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. कावेरी वाटर डिस्प्यूट था, एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। इनको अपनी वाटर की शेयरिंग के ऊपर इनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया था कि कौन सी स्टेट को ज़्यादा मिलना चाहिए, वो कितना उनकी तरफ पास करेंगी। अब इसकी स्टोरी क्या है, द वाटर स्टोर्ड इन द कृष्णा राजसागरा डैम इन कर्नाटका। कर्नाटका में कौन सा डैम था कावेरी रिवर का, कृष्णा राजसागरा डैम। इसका क्या काम होता था, इरिगेशन के लिए यूज़ होता था बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में। अब क्या था, जो राजसागरा डैम था ये कावेरी नदी पे बना हुआ था कर्नाटका में। इसकी वजह से कई डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन का काम होता था। इरिगेशन क्या होती है, जब आपकी वहाँ पे जो क्रॉप फार्म्स होते हैं, फार्म्स में आप फसलें लगाते हो, अब क्रॉप्स को पानी चाहिए होता है, अब उनको जब हम पानी देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कह देते हैं। इरिगेशन क्रॉप्स को पानी देना, उसके लिए इस डैम का पानी यूज़ होता था बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ सिटी ऑफ बेंगलुरु। ठीक है, इससे क्या होता था, बेंगलुरु की जो सिटी थी उसकी नीड्स, उसकी ज़रूरतें पूरी की जाती थी। अब अगर फार्म्स में पानी, क्रॉप्स को पानी नहीं मिलेगा तो बेंगलुरु सिटी की जो जो ज़रूरतें हैं उनके खाने की या कुछ भी और ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हो पानी थी। आगे, the water stored in the Mettur dam in Tamil Nadu is used for crop grown in delta region of the state. अब कर्नाटका में कौन सा डैम था कावेरी पे, राजसागरा डैम। तमिलनाडु में कौन सा डैम था, मेत्तूर डैम। मेत्तूर डैम तमिलनाडु में किस लिए यूज़ होता था, क्रॉप्स को उगाने के लिए। फार्म में पानी चाहिए क्रॉप्स उगाने के लिए उस डेल्टा रीजन के अंडर। ठीक है, अब इस वजह से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट अराइज्ड बिकॉज बोथ द डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। अब उन्होंने जो है राजसागरा डैम कर्नाटका ने बनाया हुआ था और तमिलनाडु ने कौन सा डैम बना रखा था, मेत्तूर डैम बना रखा था, और वो दोनों एक ही रिवर पे थे। कौन सी रिवर, कावेरी पे। ठीक है, द डाउनस्ट्रीम डैम इन द तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ द वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अपस्ट्रीम लोकेटेड इन द कर्नाटका। अब आपने मैप स्टडी किया होगा कर्नाटका और तमिलनाडु में। कर्नाटका जो है वो ऊपर पड़ता है, तमिलनाडु हमारा आ जाता है नीचे। ठीक है, देखो होता क्या था, इसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात करी हुई है। उसमें क्या है हमारा, अब यहाँ पे मैप तो है नहीं है। जैसे कर्नाटका जो था वो अपस्ट्रीम का एरिया था, अगर यहाँ कर्नाटका है तो यहाँ हमारा तमिलनाडु पड़ जाता है। ये एक स्टेट हो गई, ये दूसरी स्टेट हो गई। इन दोनों स्टेट्स के बीच में कौन सी रिवर आ गई, कावेरी रिवर आ गई। अब कर्नाटका अपस्ट्रीम में है, अपस्ट्रीम मतलब ऊपर, ऊपर से पानी नीचे जाता है हमेशा, नीचे से तो ऊपर नहीं जाता। अब उन्होंने कहा था तमिलनाडु को पानी तभी मिलेगा जब जो कर्नाटका है वो अपने डैम से उसे रिलीज करेगा, तभी तमिलनाडु के पास प्रॉपरली पानी पहुंच पाएगा। यही लिखा हुआ है। अब कर्नाटका वो चीज़ करता नहीं था। कर्नाटका कहता था कि हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम अपने डैम से पानी को रिलीज़ नहीं करेंगे, और तमिलनाडु को पानी नहीं मिल रहा था। अब उसकी वजह से क्या हुआ, दोनों स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, दे हैड टू स्टेप इन एंड सी दैट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्क फॉर बोथ द स्टेट्स। अब उन्होंने क्या किया,
अब दोनों स्टेट कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, क्योंकि रिवर्स जो होती है हमारी वो तो नेचुरल है, उस पर किसी एक स्टेट का राइट तो नहीं हो सकता ना, जो एक स्टेट ले रही है वही दूसरी स्टेट को इक्वल मिलना चाहिए था। तो इसलिए गवर्नमेंट को बीच में उनके स्टेप करना पड़ा ताकि वो ये देख सकें कि दोनों स्टेट इक्वली पानी ले पाए, कर्नाटका ज़्यादा यूज़ ना कर पाए उस चीज़ का और उस पर अपना हक ना जमा पाए। ठीक है, ये हमारा था कॉन्फ्लिक्ट। जब हमारे देश में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं कोई दो स्टेट्स या फिर लोगों के बीच में, तो गवर्नमेंट कैसे उनको सुलझाती है। इक्वालिटी एंड जस्टिस भी हमारा एक एलिमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज दैट इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करेगी, वो हमेशा सबको इक्वल ट्रीट करेगी, इक्वालिटी मेंटेन करेगी और जस्टिस मतलब किसी के साथ कुछ नाजायज़ काम नहीं होगा। जैसे जस्टिस का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जस्टिस के एग्जांपल में होएगा एक इंसान जो है वो रिच है, ठीक है, एक इंसान है पुअर, दोनों ने एक ही काम किया, इसने भी चोरी कर ली, इसने भी चोरी कर ली। अब रिच आदमी ने चोरी करी है, उसको जेल होएगी? नहीं। अगर सपोज उसको जेल नहीं हो रही और पुअर इंसान को जेल हो रही है तो ये इनजस्टिस हो जाएगा। गवर्नमेंट का क्या काम है, अगर वेदर रिच और पुअर वो किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, इक्वल ट्रीट करेंगे उन्हें, और दोनों में से जिसने गलत काम किया होगा उसको जेल में डालेंगे, मतलब उसको जस्टिस मिलेगा दूसरे इंसान को, ठीक है, जिसने वो काम नहीं किया। ये इक्वालिटी और जस्टिस का एक सिंपल सा कंसेप्ट है। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय द लॉ। मैंने ऊपर आपको बताया था इंडिया में पहले अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती थी। अपर कास्ट और लोअर कास्ट की पॉपुलेशन होती थी, ठीक है। अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट से को बहुत ही हीन भावना से देखते थे और दोनों अलग अलग रहते थे। जैसे साउथ अफ्रीका में हमारा अपार्थीड का सिस्टम था, उसमें क्या थे, ब्लैक्स और वाइट्स थे। ये प्रैक्टिस जो है अब इंडिया में अबॉलिश हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद। दिस ग्रुप वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और द मेडिकल फैसिलिटीज़। इंडिया में जब अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी तो उसमें उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ाई करने को नहीं दी जाती थी, ना ही उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट था और ना ही मेडिकल फैसिलिटीज़ थी। उनको उपचार के लिए भी, मतलब अगर वो लोग बीमार हो रहे हैं उनको कोई ठीक करे, ये सारी फैसिलिटीज़, पढ़ाई लिखाई की फैसिलिटीज़ जो थी वो नीची जाति के लोगों को, लोअर कास्ट लोगों को नहीं थी, ठीक है। अब आगे है एंड इवन द चांस ऑफ प्रेयर्स। मतलब जो अपर कास्ट की जगह होती थी उन्होंने अपने टेम्पल्स बना रखे थे, ठीक है। उन टेम्पल्स में लोअर कास्ट को जाना अलाउड नहीं था। जिन स्कूल्स में अपर कास्ट पढ़ते थे उनमें लोअर कास्ट को जाना अलाउड नहीं था। उनको पढ़ाई लिखाई से भी रोका जाता था, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी पूरी नहीं दी जाती थी, ठीक है। अब डॉक्टर अम्बेडकर का तो नाम आपने सुना ही होगा। डॉक्टर अम्बेडकर, who have you read about earlier in this book, and many others like them, realized that such practices must not continue and justice can only be achieved when people are treated equally. डॉक्टर BR अम्बेडकर भी थे, वो भी इसी चीज़ से अपने बचपन में, अपने टाइम में देख चुके थे कि लोअर कास्ट के लोगों को कितना झेलना पड़ता है। इस वजह से वो इस प्रैक्टिस को गलत मानते थे कि अपर कास्ट जो है वो मतलब लोअर कास्ट के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे और वो चाहते थे कि ये जो प्रैक्टिस है हमारे इंडिया में कंटिन्यू ना हो। इसलिए बहुत स्ट्रगल के बाद जो है ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस इंडिया से रिमूव हो गई और आज की डेट में गवर्नमेंट की नज़रों में हर इंसान इक्वल है। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। अब इस चीज़ को गवर्नमेंट भी कंसिडर करती है। आपने देखा होगा रिजर्वेशन होती है, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब लोगे, कोई भी जॉब ले लोगे या कोई भी स्कूल में जाओगे तो उसमें कहा गया है SC एंड ST के लिए अलग से रिजर्वेशन प्रोवाइड करी जाती है। हर एक स्टेट में एक लिमिटेड परसेंट होती है कि जैसे जॉब में या किसी चीज़ में जो है SC ST लोअर कास्ट लोगों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए ताकि वो पिछड़े ना, उनको भी एजुकेशन का, जॉब का, हर चीज़ का इक्वली अधिकार मिले। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजंस बना के रखती है जिसमें से रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा प्रोविज़न है।
For instance, in our society, there is a general tendency to value and care for a boy child more than a girl child. अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं. इनइक्वालिटी के और भी कारण है, जैसे हमारे पास अपर कास्ट लोअर कास्ट का आया था, तो गर्ल और बॉय में भी डिफरेंस किया जाता था पहले के टाइम में. ठीक है. हमारी जो सोसाइटी थी उसमें क्या होता था, पहले लड़के को लड़की से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, ऊपर माना जाता था. दिस मीन्स दैट द सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली. तो मतलब बॉय और गर्ल में जो था इक्वालिटी नहीं थी, और ये चीज़ गलत थी. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस दैट कैन एनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्टिस एंड दे आर सब्जेक्टेड टू. अब इसमें क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि ये चीज़ गलत हो रही है, बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली ट्रीट, बॉयज़ को गर्ल्स से ऊपर करा जा रहा है, दोनों को इक्वल नहीं माना जाता, तो इसमें गवर्नमेंट बीच में आई और उन्होंने गर्ल्स के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए जिसके अंडर जो है गर्ल्स को भी वही इक्वली अधिकार मिले गए जो बॉयज़ को दिए जाते थे. अब आप देखते हो गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. इसके अंडर जो है गवर्नमेंट काम करती है गर्ल्स की हेल्प करने के लिए, गर्ल्स को और बॉयज़ को इक्वल करने के लिए. ठीक है. Thus, it is possible that the fees for girls might be waived or lowered in the government colleges. अब आपने कई जगह देखा होगा लोग इस बात का बहुत ज़्यादा लेते हैं. कोई भी आप फॉर्म भरते हो तो उसमें जो गर्ल्स की फ़ीस है वो कम होती है बॉयज़ की फ़ीस से. वो इसी वजह से होती है ताकि जो है लोग अपनी बेटियों को आगे लेकर आएँ, उनको पढ़ाएँ, फ़ीस महंगी के चक्कर में उनसे उनकी पढ़ाई का अधिकार ना छीनें. ठीक है. तो ये हमारा चैप्टर जो था की एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें हमने गवर्नमेंट के डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टडी किया था. एक बार हम दोबारा देखेंगे वो एलिमेंट्स क्या क्या थे. इसमें हमने सबसे पहले माया नायडू की कहानी पढ़ी कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ जाता था पहले के टाइम में. सबसे पहला एलिमेंट हमारा था पार्टिसिपेशन. इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करने में और गवर्नमेंट से अपनी भलाई के काम करवाने में. ठीक है. सेकंड, इसमें जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. गवर्नमेंट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करती है. अगर दो लोगों में या दो स्टेट्स में कोई भी डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उसको दूर कौन करता है, ये काम है गवर्नमेंट का. ये भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम है. तीसरा हमने इसमें पढ़ा है इक्वालिटी एंड जस्टिस. मतलब गवर्नमेंट जो है वो सबके साथ इक्वल बिहेव करेगी और सबको जस्टिस, किसी के साथ नाजायज़ नहीं करेगी जैसे पहले टाइम में हुआ करता था. तो ये था हमारा चैप्टर की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो चलिए अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. हु वॉज शॉक्ड आफ्टर हेयरिंग द स्टोरी ऑफ अर्लियर साउथ अफ्रीका? ए माया नायडू, मायाज मदर, हेक्टर और नन ऑफ दीज. हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था एक छोटी लड़की की कहानी जिसका नाम था माया नायडू. तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज अपार्थीड मीन्स? अलाउड, सेपरेशन, नॉट अलाउड या ऑल ऑफ दीज. अपार्थीड को जब हमने पढ़ा था तब हमने उसमें कहा था कि ब्लैक पीपल और वाइट पीपल को एक दूसरे से अलग किया जाता था. तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेपरेशन. दे वर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. हाउ वर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका डिवाइडेड बिफोर इंडिपेंडेंस? वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, कलर्ड रेसेस और ऑल ऑफ दीज. इसका ऑप्शन है डी. जब हमारे पास अपार्थीड सिस्टम था तब हमने उसमें पढ़ा था कि जो साउथ अफ्रीका है उसमें वाइट पीपल की अलग क्लास बनी थी, ब्लैक पीपल की अलग और कलर्ड रेसेस की अलग. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एम्बुलेंसेस फॉर ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका? फुली इक्विप्ड, नॉट इक्विप्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट इक्विप्ड. साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री थी जिसमें मेनली जो उनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो ब्लैक थी, लेकिन ब्रिटिशर्स और वाइट पीपल ने वहाँ पे अपनी कॉलोनी बना के उन्हीं को ही एक नीची जाति का इंसान बना दिया था. उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी जो यूजुअली वाइट लोगों को मिलती थी. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ए जुलू, बी संस्कृत, सी इंग्लिश एंड डी इंग्लिश.
तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जुलू। जब हम हेक्टर पीटरसन की कहानी पढ़ रहे थे, जब माया की मदर उसको उसके बारे में बता रही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि उनको ज़बरदस्ती अफ्रीकान्स लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, लेकिन वो लोग अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जुलू लैंग्वेज को पढ़ना चाहते थे। इसी वजह से हेक्टर पीटरसन और उसके कुछ स्कूल के और दूसरे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करी थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज हेक्टर killed by police bullets? Option A 13th April 1966, 1976, 1986, 1996। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑन 30th April 1976। इस दिन जब प्रोटेस्ट हो रही थी तो पुलिस की वायलेंट फायरिंग की वजह से हेक्टर को गोली लगी और उसकी डेथ हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 इज हु वाज द लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? जब हम साउथ अफ्रीका में का पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में नेल्सन मंडेला थे, जिन्होंने अपार्थीड के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करी थी और उसको रिमूव कराया था अपनी कंट्री से। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री? कौन सा वो ईयर था जब अफ्रीका में अपार्थीड सिस्टम, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी ख़त्म हुई और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई वो? ए 1947, बी 1948, सी 1984 एंड डी 1994। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1994। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर हाउ मैनी ईयर्स इज द इंडियन गवर्नमेंट इलेक्टेड? जब इंडियन गवर्नमेंट के इलेक्शंस की बात हमने करी थी, उसमें हमने कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होती है। इन 5 ईयर्स में गवर्नमेंट जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, लॉज बनाती है, डिसीजंस देती है और उस बेसिस पे वो अब आने वाले इलेक्शंस में इलेक्ट होएगी या री इलेक्टेड होएगी, इस पे डिपेंड करेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ गवर्नमेंट वांट्स टू बी इन पावर देन इट हैज़ टू बी re-elected by the people, elected thrice, both A and B, या D none of these। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, हमने कहा था कि जो इंडिया है उसमें गवर्नमेंट जो है वो 5 साल के लिए पावर में रहती है। जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो गवर्नमेंट की पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अगर वो फिर पावर में आना चाहते हैं तो क्या होंगे, इलेक्शन जो होंगे, इलेक्शंस में लोगों को दोबारा उनको वोट देना पड़ेगा, तभी वो गवर्नमेंट पावर में आएगी। सपोज बीजेपी अभी पावर में चल रही है, 5 साल बाद इनकी पावर ख़त्म हो जाएगी। अगर ये दोबारा पावर में आना चाहते हैं तो लोगों को इनको वापस वोट देना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, री इलेक्टेड बाय द पीपल। क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ अ कंट्रीज पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड in how the country is run, then the country will be option A stronger, weaker, steadier और none of these। इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रॉन्गर। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री के लोगों को पता है और वो जागरूक हैं अपने देश के इंटरेस्ट के लिए, क्या उनके लिए बेटर है, किस तरीके से वो लोग पीसफुली अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, किसी के साथ बुरा तो नहीं हो रहा, तो वो कंट्री कैसी होएगी, स्ट्रॉन्गर होएगी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट जो है वो उसके इलेक्शन का हाथ हम लोगों के हाथ में होगा तो वो कभी भी किसी भी कम्युनिटी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी, क्योंकि उनको ये डर रहेगा कि अगर हमने कोई भी गलत स्टेप लिया तो 5 साल के बाद इलेक्शंस में हमें जो है वो वोट नहीं मिलेगा तो हम पावर में नहीं रहेंगे। तो इससे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो स्ट्रॉन्गर बन जाता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज विच इशू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट्स? ए रिवर्स, बी रोड्स, सी ट्रांसपोर्ट्स या डी नन ऑफ दीज। किस वजह से जो है वो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए रिवर्स, क्योंकि रिवर्स जो होती है वो नेचुरली चलती हैं। रिवर्स को हम बनाते नहीं हैं, वो एक स्टेट से पास हो सकती है, 2 से या 3 से। तो इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि उसका जो पानी होगा वो कैसे कैसे लोगों में उन स्टेट्स में बांटा जाएगा। रोड्स जो है वो गवर्नमेंट क्रिएट करती है, ट्रांसपोर्ट भी गवर्नमेंट का होता है और स्टेट का होता है। तो ये फुली उनके हाथों में होता है कि वो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना चाहती है और कैसे नहीं। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए रिवर्स, क्योंकि रिवर्स नेचुरल होती हैं, ये दोनों मैन मेड होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु वॉज फॉर विच रिवर?
इसमें जो था कॉन्फ्लिक्ट था इन दोनों स्टेट्स के बीच में, कौन से रिवर में था? ए यमुना, बी गंगा, सी महानदी, डी कावेरी। तो जो डिस्प्यूट था वो कावेरी रिवर पे था, कावेरी रिवर की वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, विच डैम इज यूज्ड बाय कर्नाटका फॉर इरिगेशन? कर्नाटका जो था वो अपस्ट्रीम की जगह में था और वो कौन सा डैम यूज करते थे? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण सागर डैम। क्वेश्चन नंबर 15, विच एजेंसी स्टेप्स इन टू प्रोमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस दैट हेल्प गर्ल्स टू ओवरकम? ए गवर्नमेंट, बी सोसाइटी, सी डॉक्टर्स, डी नन ऑफ दीज। तो ए गवर्नमेंट। जब बॉय और गर्ल चाइल्ड में पुराने टाइम में डिफरेंस होता था, गवर्नमेंट को लगा कि ये जो है गलत हो रहा है, तो वो बीच में आए और उन्होंने गर्ल्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना दिए ताकि उनको भी जस्टिस मिले। ठीक है, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।